Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Learners Empire. Today we have another video that is related to section 9, 10 and 11 of CPC 1908. आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक where we will discuss res sub judice and res judicata. तो पहले चलते हैं सेक्शन 9 की तरफ. सेक्शन 9 क्या कहता है? Courts to try all civil suits unless bar. सेक्शन 9 ये कहता है कि जितने भी सिविल सूट्स हैं वो कोर्ट्स ट्राई कर सकते हैं, यानी कि उनको चला सकते हैं जब तक उन पर बार का मतलब है कोई पाबंदी ना लगा हो, वो स्टॉप ना हो. तो जितने भी सिविल से रिलेटेड दीवानी मुकदमे हैं वो कोर्ट्स चला सकते हैं. फिर आगे जब इसका एक्सप्लेनेशन में ये कहता है कि जो बार होता है वो दो तरीके से हो सकता है. एक है एक्सप्रेसली बार और दूसरा है इम्प्लाइडली बार. एक्सप्रेसली बार मींस मैंने यहाँ जो इसका एग्जांपल है वो है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, जहाँ पे सेक्शन 172 ये डिस्कस करता है. जब आप लैंड रेवेन्यू एक्ट का 172 172 सेक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स होंगे वो रेवेन्यू कोर्ट ही डिस्कस करेगा और वहाँ पे सिविल कोड या सिविल प्रोसीजर कोड का कोई भी ताल्लुक नहीं है. तो एक्सप्रेसली कहा गया है वहाँ पे जो सेक्शन 172 है वहाँ पे एक्सप्रेसली डिस्कस किया गया है कि जो रेवेन्यू कोड्स है वो जो उनका अपना रेवेन्यू एक्ट है वो उसी पर चलेंगे और वहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड का कोई भी ताल्लुक नहीं है. तो एक्सप्रेसली बात इसे कहते हैं. तो उस सूरत में भी फिर सिविल प्रोसीजर कोड है वो काम नहीं होगा और वो प्रोसीड नहीं करेगा उस केसेस में. और जो दूसरा है हमारे यहाँ पे इम्प्लाइडली बार मींस जो एक्सप्रेस ना किया गया हो लेकिन हमें समझ में आ जाए. जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को मिसाल दिया है आईपीओ का. आईपीओ के मतलब इट मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 2005. ये एक कानून बना था आईपीओ का पाकिस्तान में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 2005. तो ये एक स्पेशल लॉ है. क्या है? एक स्पेशल लॉ. तो जो स्पेशल लॉ है तो वो इम्प्लाइडली बार करता है सिविल प्रोसीजर कोड को. तो सेक्शन 9 ये कहता है कि सिविल प्रोसीजर कोड सारे पाकिस्तान में जितने भी कानून हैं सब पर एप्लीकेबल होगा, सिवाय उन पर एप्लीकेबल ना होगा जो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार ना हो. एक्सप्रेसली बार से मैंने आपको एग्जांपल दिया था लैंड रेवेन्यू एक्ट का, जहां पे उन्होंने डिस्कस किया था सेक्शन 172 में कि ये चीजें सिविल प्रोसीजर कोड नहीं डील कर सकता है. और जो दूसरा था इम्प्लाइडली बार मींस जहां पे हम लोग स्पेशल लॉ के थ्रू कोई भी कानून को स्टॉप करवाते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को मिसाल दिया था आईपीओ का. फिर नेक्स्ट वन आते हैं हमारे यहाँ पे सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11. सीपीसी के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस 10 एंड सेक्शन 11 है. सेक्शन 10 है रेस सब जुडिस, सेक्शन 11 है रेस जुडिकाटा. सेक्शन 10 क्या कहता है? अगर हम लोग इसके वर्डिंग की तरफ जाते हैं, इसके ओरिजिन की तरफ जाते हैं तो रेस का मतलब है ऑलरेडी एंड सब मींस पेंडिंग, जुडिस मींस जस्टिस. यानी कि वो सारे केसेस जो ऑलरेडी पेंडिंग हो, जो डिसाइड ना हो, तो उन केसेस को हम लोग कहते हैं कि दे आर रेस सब जुडिस. कोई भी मुकदमा जो अदालत में चल रहा हो लेकिन उसका अभी तक फैसला ना आया है तो उस मुकदमे को, उस प्रोसीडिंग को हम लोग कहते हैं रेस सब जुडिस. और रेस जुडिकाटा वो सारे मुकदमे हैं जो डिसाइड हो चुके हैं. तो अभी डिटेल्स में इसको डिस्कस करते हैं. डिटेल में क्या कहता है जो नो कोर्ट शैल प्रोसीड, यानी कि जो सेक्शन 10 ये कहता है कि कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं कर सकता है. यानी कि जो केस है उसको ले अगर उसके जो अदालत में फाइल किया जाए तो फाइल कहाँ तक हो सकता है, लेकिन जब फाइल करने के बाद फिर वो कोई भी कोर्ट जो ऑलरेडी मैटर्स पेंडिंग में हो उनको प्रोसीड नहीं कर सकता है. अभी कौन किस सूरत में प्रोसीड नहीं कर सकता है, क्या क्या इसके एसेंशियल्स है रेस सब जुडिस के. पहला एसेंशियल ये है कि जो सेम सब्जेक्ट मैटर हो, यानी कि कोई भी पार्टी का जो सब्जेक्ट मैटर हो, सपोज हो कि वो रिलेटेड टू लैंड था या रिलेटेड टू कोई व्हीकल था, कोई एग्रीमेंट था, तो जो सब्जेक्ट मैटर है वो सेम ही होना चाहिए, दोनों पार्टीज में डिफरेंट नहीं होना चाहिए. और नेक्स्ट वन नंबर 2, सेम पार्टीज हो, मींस जो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है दोनों सेम हो. सपोज हो कि एक प्लेंटिफ है और भी डिफेंडेंट है तो दोनों ही सेम हो. फिर नंबर 3 है सेम रिलीफ, और जो रिलीफ क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ वो भी सिमिलर हो. और जो नंबर 4 है कॉम्पिटेंट कोर्ट, जो कोर्ट से वो क्लेम कर रहे हैं वो भी कॉम्पिटेंट हो. और फिर लास्ट वन है कि वो जो पार्टीज है जो रिलीफ क्लेम कर रहे हैं जो सेम है वो मैटर पेंडिंग में है. तो इन सूरत में जो
कोई बंदा नया मुकदमा नहीं ले सकता। सपोज कि एक एग्जांपल है, सपोज कि एक शख्स है, ए है, और उसने बी के खिलाफ एक मुकदमा फाइल किया है 2010 में। ए ने बी के खिलाफ, ए मींस प्लेंटिफ, बी मींस डिफेंडेंट के खिलाफ एक मुकदमा फाइल किया 2010 में। फिर बाद में सपोज कि ये मुकदमा चल रहा होता है, पेंडिंग में होता है, और बाद में सपोज 2016 में बी ए के खिलाफ मुकदमा फाइल करता है। 2016 में बी ए के खिलाफ मुकदमा फाइल करता है। तो इस सूरत में सेक्शन 10 कहता है कि इस सूरत में ये पॉसिबल नहीं है जब तक कोई पहला वाला मुकदमा जहाँ पे जो प्लेंटिफ, डिफेंडेंट्स और जो रिलीफ क्लेम कर रहे थे वो सारे सेम हो गए, तो इन सूरत में फिर ये दूसरा मुकदमा फाइल नहीं कर सकते हैं। सपोज कि इसका एक मिसाल मैं आपको दे दूं। सपोज ए और फिर से बी के खिलाफ एक नया मुकदमा वही ग्राउंड्स पे 2002 जो 2010 में हुए थे, वही ग्राउंड्स पे फिर 2018 में फाइल करता है, तो ये लॉ कहता है कि ये मुकदमा फाइल नहीं होंगे। अगर ये फाइल हो भी गए फिर भी इनका प्रोसीडिंग स्टॉप होगा, ये प्रोसीड नहीं करेंगे जब तक ये जो केसेस है ये डिसाइड नहीं होते हैं। ये मुकदमा अदालत अगर से ले ली भी फिर भी तो वो क्या करेगा, इसको पेंडिंग में रखेगा जब तक जो केस है वो फाइनलाइज नहीं होंगे। तो ये जो इनके नए नए मुकदमे जो आ रहे हैं, सिर्फ अदालत लेगा और उसको स्टे करेगा, उसको रोकेगा जब तक जो पुराना केस है वो डिसाइड नहीं होता है। सेक्शन 10 हमें ये कहता है। और सेक्शन 11 क्या है, रेस जुडिकाटा। रेस मींस ऑलरेडी, जुडिकाटा मींस डिसाइडेड, वो सारे केसेस जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। लॉ ये कहता है कि जितने भी केसेस जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं तो फिर आप उसके खिलाफ दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते हो। दैट वंस दे आर डन then you can only go for other remedies but you cannot file a case against them। और सिर्फ ये यहाँ पे सेक्शन 11 सीपीसी के हद तक नहीं है, बल्कि अगर हम लोग सीआरपीसी को देखें तो 403 ये भी डिस्कस करता है डबल जेओपर्डी के खिलाफ कि मींस आपके डबल के कोई केस, कोई बंदा पहले से सजा पा चुका है तो आप उसके खिलाफ दोबारा उसको सजा नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, आर्टिकल 13, वो भी ये कहता है कि वंस अ पर्सन इज पनिश्ड सो ही कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस। और जो हमारा थर्ड है जनरल क्लासेस 26 सेक्शन, वो भी ये कहता है कि एक दफा किसी को कोई सजा मिला फिर वो दोबारा आप उसको वो सजा नहीं दे सकते हैं। तो सेक्शन 11 भी ये कहता है रेस जुडिकाटा कि एक दफा नो कोर्ट शैल ट्राई, यहाँ पे हम लोगों ने कहा था प्रोसीड, यानी कि कोई कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा। और मैंने आपको यहाँ पे ये मिसाल भी दिया था ए का और ए बी का और बी ए का, दोनों में मैंने ये कहा था अगर वो नए मुकदमे कोर्ट को दे दे तो कोर्ट रिसीव करे कि उस पर स्टे देगा, लेकिन फिर वो उनको प्रोसीड नहीं करेगा जब तक जो पहला पुराना मुकदमा है वो पेंडिंग में है। वो जब तक डिसाइड नहीं होगा तो कोर्ट नए मुकदमे इनका नहीं सुनेंगे। और जो दूसरी तरफ से है सेक्शन 11 ये कहता है कि नो कोर्ट शैल ट्राई, यानी कि कोई शैल ट्राई मींस प्रोसीड ही नहीं कर सकता है, ट्राई ही नहीं कर सकता है। किस सूरत में ट्राई नहीं कर सकता है, जब सेम सब्जेक्ट मैटर में सेम पार्टीज को सेम रिलीफ मिला कॉम्पिटेंट कोर्ट से और वो कोर्ट ने डिसाइड किया। सपोज कि एक शख्स आ गए अदालत में कि मेरा जमीन इस जगह पे वाक़या है और मुझे ये रिलीफ दे दो, और फिर बाद में कोर्ट ने उसके हक में या उसके खिलाफ जो भी फैसला सुना दिया, फिर एक साल के बाद, आधा साल के बाद फिर वो शख्स या जो दूसरा शख्स है वो फिर कोर्ट में नहीं जाएंगे कि नहीं अभी हम लोग सेटिस्फाई नहीं, अभी हमें फिर से रिलीफ दे दे या जो हमारा केस है वो फिर से चला दे। तो एक दफा सब्जेक्ट मैटर सेम पार्टीज का सेम रिलीफ कॉम्पिटेंट कोर्ट से उन्हें मिला, फिर वो दोबारा वो केस फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज एक शख्स कहता है कि मैंने केस फाइल किया और फिर बाद में मेरे साथ नाइंसाफी हुआ और जो मुझे राइट मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, तो फिर मैं क्या करूँ। और यहाँ पे तो सेक्शन 11 ये कहता है कि फिर आप केस फाइल नहीं कर सकते, नया फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। तो उनके साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो केस तो फाइल नहीं करेंगे और वो बाहर हो जाएंगे सेक्शन 11 के तहत, लेकिन उनके पास रिव्यू, रिवीजन और अपील का हक है। तो फिर वो केस फाइल नहीं करेंगे, बजाय केस फाइल करने के वो क्या करेंगे, वो रिव्यू में जाएंगे, रिवीजन में जाएंगे और अपील में जाएंगे। तो ये था हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 11, सेक्शन 10। सेक्शन 10 ये कहता है कि जो सारे मैटर्स जो पेंडिंग में हैं जब तक वो डिसाइड नहीं होते हैं तो कोई बंदा नया सूट फाइल नहीं करेगा। और सेक्शन 11 ये कहता है कि एक दफा एक जो कानून है, जो जज साहब है उन्होंने फैसला सुना दिया सेम पार्टीज का सेम ग्राउंड पे सेम रिलीफ पे, और वो जज भी कॉम्पिटेंट था
और फिर उसके बाद आप नया फ्रेश सूट फाइल नहीं करेंगे। सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो ये है, आप अपील, रिव्यू या रिवीजन की सूरत में अपना जो पुराना केस है उसी को चला दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। हैव अ गुड डे। गुड बाय।